नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। 5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं जनता के मुद्दे गायब हो रहे हैं और धर्म के आसपास सारी राजनीतिक जंग सिमट गई है। पंजाब में दो बेअदबी की घटनाओं से तनाव है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इस पर राजनीति करना शुरू कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने तो बेअदबी करने वालों को सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग कर डाली। कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। ओदी जमीर है कोई है। जिस पंजाब में बेअदबी को लेकर तनाव है, क्या वहाँ चुनाव को देखते हुए ही सिद्धू ने ये भड़काऊ बयान दिया है? क्या इसीलिए सिद्धू बेअदबी के लिए तालिबानी सजा के हक में उतर आए? सबसे पहले ध्यान से सुनिए मलेरकोटला की चुनावी रैली में नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा। आज भी साजिशां चल रही ने इस पंजाबी सूबे नूं इहदे अमन अमान नूं भंग करन लई। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवंत सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में शनिवार को एक नौजवान ने बेअदबी की और लोगों ने उसे धर दबोचा और पीट पीट कर मार डाला। चौबीस घंटे बाद कपूरथला के निजामपुर मोड़ गुरुद्वारे में भी निशान साहिब की बेअदबी के आरोपी को पकड़ा गया। उसे लेने पुलिस गई, लेकिन भीड़ ने विरोध कर दिया। पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेती। इससे पहले ही भीड़ ने उसे पीट पीट कर मारा। ऐसी घटना दिल्ली के सिंगुपुर बॉर्डर पर हुई थी, जिसमें लखबीर सिंह नाम के एक शख्स की बेअदबी के आरोप में हत्या कर दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि पंजाब में बेअदबी के पीछे कौन है? क्या जिस सजा की बात सिद्धू कर रहे हैं उसे देने की इजाजत हमारा संविधान देता है? लेकिन उससे पहले ये समझिए कि जिस बेअदबी से पंजाब की सियासत में उफान आया हुआ है उसका मतलब क्या होता है। मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी सारी शक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित कर दी थी। इसी वजह से सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु ग्रंथ साहिब को हमेशा के लिए अमर माना गया है। इस ग्रंथ को गुरु का दर्जा मिला हुआ है, तो जैसे गुरु का अपमान करना अपराध है, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करना भी अपराध होता है। गुरु ग्रंथ साहिब जहाँ रखी जाती है, उस पवित्र गुरुद्वारे को नुकसान पहुँचाना भी बेअदबी में शामिल है। गुरु गोविंद सिंह कृपाण रखते थे और पगड़ी बांधते थे। ऐसे में सिख धर्म में इन दोनों चीजों को पवित्र माना गया है। इससे छेड़छाड़ को भी बेअदबी की श्रेणी में माना जाता है। कुल मिलाकर सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी सबसे बड़ा अपराध माना गया है। इसीलिए पंजाब या दिल्ली बेअदबी करने वालों का हश्र एक जैसा होता है। हिंदुस्तान की आस्था का प्रतीक माने जाने वाले स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की घटना ने पूरे पंजाब को चौंकाया, हाथप्रभ कर दिया कि आखिर ये घटना कैसी हुई। खुद यहाँ के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ा कि ठीक चुनाव के पहले कहीं ये असामाजिक तत्वों की साजिश तो नहीं। घटना के बाद एक शख्स की मौत हुई और अब जो स्पेशल टीम बनाई गई है पंजाब पुलिस की ओर से, वो फॉरेंसिक जांच कर रही है, फॉरेंसिक सबूतों का इंतजार कर रही है कि आखिर वो युवक कौन था जो यहाँ पर आया, जिसने बेअदबी की, जिसकी मौत हुई। लेकिन जैसे घटना हुई पूरे सूबे में अफवाहों का दौर फैला, लेकिन पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार, तमाम एजेंसियां हरकत में आई और अफवाहों पर लगाम लगाई गई, साथ ही जांच के आदेश दिए गए। पंजाब में 24 घंटे के भीतर आए बेअदबी के 2 मामलों में आरोपियों को पीट पीट कर मार डाला गया, जबकि कपूरथला पुलिस का कहना है कि आरोपी बेअदबी में शामिल ही नहीं था। फिर भी नवजोत सिंह सिद्धू जैसे नेता इस मामले को तूल देने में लग गए हैं। लोगों दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। महाराज ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੇਸ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, लेकिन एक गलती नहीं, एक कौम नू डबाउन दी साजिश है। बेअदबी करने वालों को सिद्धू एक तरफ सरेआम फांसी देने की वकालत करते हैं, वहीं संविधान के मुताबिक सजा देने का सुझाव देते हुए धर्म विशेष के खिलाफ
साजिश किए जाने का दावा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत का संविधान किसी की धर्म के नाम पर हत्या करने की इजाजत देता है? पंजाब में बेअदबी के इस तरह के मामले में पंजाब पुलिस आईपीसी की धारा 295 और 295A के तहत केस दर्ज करती है। पवित्र गुरुद्वारा हो या फिर वहाँ रखी किसी चीज को नुकसान पहुँचाने के आरोप में 2 साल की सजा होती है। धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से कुछ किया जाता है तो 3 साल की सजा होती है। बहुत से लोग इसी कानून में बदलाव कर सजा को 20 साल तक करने की हिमायत करते हैं। लेकिन दुनिया में जहाँ भी इस तरह का कानून है वहाँ इस तरह के कानून का दुरुपयोग ज्यादा देखने को मिलता है। फिर भी नवजोत सिंह सिद्धू आरोपी को सरेआम फांसी देने जैसी तालिबानी सजा की मांग करने से नहीं चूकते। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। सब तो वड्डी सजा इस संविधान की देनी चाहिए वो सारियां भावनावां दे उत्ते ठेस है। सवाल यह है कि जब बेअदबी को लेकर कानून है तो फिर सरेआम फांसी पर लटकाने की मांग क्यों हो रही है? क्या हमारे देश भारत में यह संभव है? अगर नहीं तो फिर इस तरह के बयान को क्यों राजनीतिक दांव हम न माने? लेकिन प्रश्न ये भी है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी पंजाब में इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? इसके लिए आपको 5 साल पहले चलना होगा। तब अकाली दल बीजेपी की सरकार थी जो बेअदबी के एक मामले के बाद विदा हो गई थी। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाकर ऐसा राजनीतिक दांव चला था कि सत्ता का ताज उसके सर पर आ सजा था। इन्होंने पंजाब की बर्बादी करी है। जब तक सुखबीर लीडर है, जब तक मजीठिया अकाली दल का लीडर है, अकाली दल दोबारे कभी आ नहीं सकता। एक कंध पर लिखा हुआ कोई लोग इन्हों पर विश्वास नहीं कर सकते। इन्होंने पंजाब के नशे फैलाए, बेअदबियां कराइया, इन्होंने गुरु को भी नहीं बख्शिया, लोगों को क्या बख्शना। क्या पंजाब में बेअदबी का मुद्दा एक बार फिर सारे सियासी समीकरण फेल कर देगा? क्या इसी डर से मुख्यमंत्री चन्नी को बयान देना पड़ा? अकाली दल दोबारे कभी आ नहीं सकता। एक कंध पर लिखा हुआ कोई लोग इन्हों पर विश्वास नहीं कर सकते। इन्होंने पंजाब के नशे फैलाए, बेअदबियां कराइया, इन्होंने गुरु को भी नहीं बख्शिया, लोगों को क्या बख्शना। 2015 में फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब से बेअदबी हुई थी, जिसके बाद फरीदकोट में उग्र प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। इसमें 2 लोग मारे गए। कांग्रेस ने इस मामले को 2017 के विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाया और अकाली दल और बीजेपी की सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती तो वहीं अकाली दल 15 सीटों पर सिमट गई। 2015 में चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से न्याय दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ भी खास नहीं हुआ। इसीलिए इस बार पिछला हिसाब चुकता करने के लिए अकाली दल ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। दरबार साहब के अंदर होया वो तो बर्दाश्त तो भी उत्ते है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जी माड़ी हरकत की गई है सेंटर सरकार नूं ते पंजाब सरकार नूं। ਇਹਦਾ पता लगाना चाहिए कि ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ पंजाब ਦਾ माहौल खराब करना। कांग्रेस को पता है कि चुनाव में 2015 में हुई बेअदबी का मामला उसे भारी पड़ सकता है। इसीलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री बनते ही 2015 के मामले में न्याय दिलाने की बात कही थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर बेअदबी के 2 मामले सामने आने के बाद कांग्रेस विपक्ष के निशाने पर आ गई। उनको सिरे नहीं चढ़ाया गया, उनका कोई जांच करके दोषियों को सजा नहीं दी गई। अगर जांच करके सजा दी गई होती तो शायद दोबारा कोई हिम्मत इस तरह की नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जिन लोगों ने भी इनको भेजा करने के लिए उन तक जल्द से जल्द प्रशासन पहुंचेगा और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी। सरकार कांग्रेस की, आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप ही की पुलिस है और आप ही का इंटेलिजेंस फेलियर है, आप ही की सरकार का फेलियर है। किसने आपको एक्शन करने से रोका था? आपको ऐसा घटना होने नहीं देनी चाहिए थी। जिन लोगों ने बेअदबी की आज तक आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उनको अंदर नहीं दिया और अब आप फिर उसी लाइन पर चले हैं जो 1980 दशक में गांधी परिवार ने लाइन अडॉप्ट की थी। गौर करने वाली बात यह है कि अमृतसर और कपूरथला में मारे गए लोगों की पहचान नहीं हो सकी है। अमृतसर में मारे गए युवक का शव पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस उसकी उंगलियों के निशान से पहचान पता करने में जुटी है। तो आरोपी कौन थे भले ही इसका अभी तक पता नहीं चल पाया हो, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। इसे लेकर सभी दल एक राय रखते हैं। ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। पता लगाना चाहिए कि ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ पंजाब ਦਾ माहौल खराब ਕਰਨ ਨੂੰ। ने गलती नहीं, एक कौम ਨੂੰ ਡਬਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ है। हो सकता है कि चुनाव करके कोई
ਗਲਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗਲਤ ਤਾਕਤਾਂ ਗਲਤ ਰੋਲ ਖੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। 2015 से गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की 10 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स की बेअदबी के बाद हत्या कर दी गई थी, लेकिन पंजाब में बेअदबी के ताजा मामले सामने आने के बाद गुरुद्वारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब सरकार की तरफ से 2018 में धारा 295 में संशोधन करके 295A धारा जोड़ने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन केंद्र की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई। लेकिन इस घटना के बाद चन्नी सरकार केंद्र को बेअदबी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रही है, ताकि इस मामले में गेंद केंद्र के पार्लियामेंट डाली जा सके। मंजीत सहगल के साथ आशुतोष मिश्रा, अमृतसर, आज तक। सिर्फ पंजाब में ही धर्म की राजनीति का जोर नहीं है। हमारे देश के सबसे बड़े राज्य को जीतने के लिए भी राहुल गांधी हिंदुत्व में फर्क समझा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता रोज रोज अयोध्या, काशी के बाद मथुरा के मंदिर के कायाकल्प की बात छेड़ रहे हैं। हिंदू का रास्ता सत्य रहा, हिंदुत्ववादी का रास्ता सत्ता रहा। एक सच्चाई पे चलता है, एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसका नाम हिंदू, और दूसरा झूठ के रास्ते पे चलता है, हिंसा फैलाता है, नफरत फैलाता है, उसका नाम हिंदुत्ववादी। हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। आजकल राहुल गांधी कहीं भी भाषण दें, इंटरव्यू दें, उनकी बातें हिंदू और हिंदुत्व के बीच फर्क के इर्द गिर्द होती है। सवाल चाहे कोई भी पूछा जाए, राहुल हिंदू और हिंदुत्व पर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया लगा। क्या सवाल है सर? कैसा लगा बैठे आकर आपको? बहुत बढ़िया लगा। क्या आपने कहा कि परिवार की तरह है ये? नहीं, मैं कह रहा था यहाँ पे कि हिंदू में और हिंदुत्ववादी में बहुत फर्क होता है। हिंदू जो होता है वो अपने डर से कभी नहीं झुकता। जो हिंदुत्ववादी होता है वो कायर होता है। हिंदू महात्मा गांधी, हिंदुत्ववादी नथुराम गोडसे। आपने देखा कि आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी ने सवाल अमेठी को लेकर किया, महंगाई के मुद्दे को लेकर पूछा, लेकिन राहुल हिंदू और हिंदुत्व पर ही रहे। महंगाई के मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि जीत मिलेगी? अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से ऐन पहले राहुल खुद को पीएम मोदी से ज्यादा हिंदू साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या ये कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? शनिवार को राहुल गांधी अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे और बहन प्रियंका गांधी के साथ जगदीशपुर से हरिमऊ गांव तक पदयात्रा निकाली, लेकिन यहाँ पर भी वो लोगों को हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझाते रहे। हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है। वो पूरी जिंदगी वो सच्चाई को ढूंढने में, समझने में और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए लगा देता है। आपने टीका लगा रखा है ना? जो हिंदू होता है वो अपने डर से कभी नहीं, अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता है। मतलब जो उसे डर लगता है उसका वो सामना करता है, वो हिंदू होता है। और हिंदू जो होता है अपने डर को नफरत में, क्रोध में, हिंसा में कभी नहीं बदलने देता है। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पर राहुल गांधी आजकल सिर्फ हिंदू और हिंदुत्व की बहस छिड़े हुए हैं। हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। शनिवार को राहुल ने अमेठी में दिया अपना भाषण। ट्वीट करते हुए लिखा, एक है, निडर है, सत्य की राह पर बढ़े हैं। हम हिंदू यहाँ शान से खड़े हैं, हिंसक हिंदुत्ववादी नफरत पर अड़े हैं। अगले दिन राहुल ने फिर ट्वीट किया, हिंदू मानते हैं कि हर व्यक्ति का डीएनए अलग और अनन्य होता है। हिंदुत्ववादी मानते हैं कि सब भारतीयों का डीएनए समान है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत। एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। महात्मा गांधी, नथुराम गोडसे। हिंदू की जो भावना आती है कहां से आती है? अंदर से पैदा होती है। वो प्यार की भावना होती है, निडरता की भावना होती है। जिसके दिल में प्यार नहीं है
उसके दिल में डर ही डर होगा। जिसके दिल में डर है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। पट्टा अनावरण। हाल ही में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। इस दौरान पीएम ने गंगा में स्नान किया तो राहुल ने इसे हिंदू और हिंदुत्व से जोड़ दिया। पूजन, गंगा में अवगाहन, गंगा की गोद में अवगाहन। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। राजस्थान के जयपुर की रैली से राहुल गांधी लगातार हिंदू और हिंदुत्व में भेद बता रहे हैं, लेकिन सवाल है क्यों? क्या इसकी वजह धर्म और जाति के बोलबाले वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव है, जहां चुनाव नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी धर्म के इर्द गिर्द हो जाती है, जैसे बीजेपी की तरफ से हो रही है, जिसके नेता अब मथुरा में भव्य मंदिर की बात कर रहे हैं। बहुत ही जरूरी है, उसका भी बनता है। आज तक जो नहीं हुआ, काफी काम हुआ है, और कृष्ण तो प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। उनके लिए उनका जो जन्म स्थल है, उसकी मैं सांसद होने की वजह से मैं यही कहूँगी कि हमारा भी एक भव्य मंदिर होना चाहिए। जो है वैसे तो उसका और भी बहुत सुंदर बना सकते हैं। बीजेपी की तरफ से मंदिर और हिंदुओं की वकालत होना नई बात नहीं है। वो खुद को हिंदू पॉलिटिक्स की चैंपियन मानती है, लेकिन विरोधी की जमीन पर जाकर राहुल का यूं ललकारना कई जानकारों की राय में बहुसंख्यकों के मन में अपनी छवि दुरुस्त करने का दांव माना जा रहा है। 2014 में यूपीए सरकार की हार पर एके एंटनी की अगुवाई में एक रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंपी गई थी, जिसमें पार्टी की हिंदुओं से दूरी को कांग्रेस की शिकस्त की एक बड़ी वजह बताया गया। इसके बाद से ही कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चलना शुरू किया। हो सकता है कि यूपी चुनाव में राहुल इसी रणनीति का विस्तार कर रहे हों। अमेठी से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। राजनीतिक दल और नेता जब धर्म के इर्द गिर्द राजनीति बनाने में जुटे हैं तो एक कड़वी सच्चाई भी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल कर आई है, जिसने पुलिस महकमे के कामकाज के ढंग को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्नाव के सब इंस्पेक्टर ने बाकी विभागों की तुलना में पुलिस विभाग को ज्यादा ईमानदार बताते हुए अपनी पीठ ठोकी। अच्छा विभाग नहीं, बहुत ईमानदार। आज भी सबसे बड़ी ईमानदार कोई पुलिस है पूरे का। आप कभी देख लेंगे, अगर पुलिस ने आपसे पैसा ले लिया या कह दिया काम करें तो करें, और कुछ विभाग चले जाओ, पैसा ले लेके तो उड़ा जाए। एक हाथ में माइक लेकर खाकी वर्दी में घूस पर अनोखा ज्ञान देते ये उन्नाव के सब इंस्पेक्टर उमेश त्रिपाठी हैं, जिनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगर पुलिस ने आपसे पैसा ले लिया या कह दिया काम करें तो करें, और कुछ विभाग चले जाओ, पैसा ले लेके तो उड़ा जाए। सब इंस्पेक्टर साहब की बातें सुनकर किसी को भी रोना आ सकता है, लेकिन ये जानकर तो आप और भी माथा पीट लेंगे कि घूस पर ऐसा ज्ञान कहाँ दिया गया। तो सुनिए, मौका उन्नाव के बीघापुर इलाके के एक स्कूल में पुलिसिंग की पाठशाला का था, जहां कोरोना को याद करते हुए इस सब इंस्पेक्टर ने अपने विभाग की शान बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग को भी लपेट लिया। इससे अच्छा विभाग नहीं, बहुत ईमानदार। आज भी सबसे बड़ी ईमानदार कोई पुलिस है पूरे का। आप कभी देख लेंगे, अगर पुलिस ने आपसे पैसा ले लिया या कह दिया काम करें तो करें, और कुछ विभाग चले जाओ, पैसा ले लेके तो उड़ा जाए। ठीक है, आप ये देखिए, मास्टर साहब लोग हैं, अपने घर में रहते हैं, पढ़ाते हैं, 6 महीने छुट्टियां कट जाती, कहीं कोरोना आ जाए तो साल भर आएंगे, है ना। हम लोग कोरोना आ गया तो और देश का कोई भी राज्य हो, सिर्फ पुलिस की छवि और उसके काम करने के तरीके पर ही सवाल नहीं उठते। हर सरकारी विभाग से जनता त्रस्त नजर आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि जायदाद की रजिस्ट्री करवाने में सबसे ज्यादा घूस चलती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पुलिस से संबंधित काम में रिश्वत दी जाती है। म्युनिसिपैलिटी और ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भी घूसखोरी का बोलबाला रहता है। इसके अलावा टैक्स, जल विभाग में भी भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्ट अफसरों के घरों पर पड़ने वाले छापे इन आंकड़ों पर मोहर भी लगाते हैं। ये जो रेगिस्तान आग उगलता है, जहां आसमान से धूप आग की तरह बरसती है, क्या आप विश्वास करेंगे कि वहां ठंड ने ऐसी दस्तक दी है कि लोगों के होश उड़ गए।
राजस्थान में पारे ने ऐसा रिवर्स गियर लगाया कि रेगिस्तान में लोग कांप रहे हैं। ये सोचकर परेशान है कि आखिर उनका रेगिस्तान जमता क्यों जा रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान के 4 शहरों में तापमान माइनस के नीचे चला गया है। फतेहपुर शेखावटी, चुरू, सीकर, माउंट आबू, जहां फतेहपुर शेखावटी में तापमान -5.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। चुरू और सीकर में -0.5 डिग्री, माउंट आबू में -1 डिग्री, और इस पर राजस्थान के लोग कांप रहे हैं। ये ना वादी कश्मीर है और ना ही शिमला और कुल्लू मनाली। ये है राजस्थान, जहां रेत जब गर्म होती है तो आग उगलती है। लेकिन फिलहाल तो बर्फ की बारिश हुई है। खेत खलियान से लेकर मकान दुकान तक चारों तरफ बर्फ की महीन चादर दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा के शख्स को देखिए, कार बर्फ पर ऐसे गिरी है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब जनाब खुरच कर अपनी कार से बर्फ हटा रहे हैं। 7 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है। भीलवाड़ा ही नहीं, मारवाड़ क्षेत्र में आने वाली पाली में भी बर्फ ने कब्जा कर लिया है। कारों की छत से लेकर टेम्पो पर जमी बर्फ इसकी गवाही दे रही है। राजस्थान में ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का सितम जारी है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर तापमान पहाड़ों के बर्फीले ठिकानों को टक्कर दे रहा है। फतेहपुर शेखावटी ने तो जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग को भी पीछे छोड़ दिया, जहाँ पहली बार पारा -5.2 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। यानी सोनमर्ग से भी ज्यादा ठंडा रहा फतेहपुर। यहाँ टहनियों पर झूमर की तरह बर्फ लटकती नजर आई। कड़ाके की सर्दी में शीतलहर चुभन का एहसास करवा रही है। फतेहपुर में दिसंबर के महीने में सर्दी ने यहाँ 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार तीसरे दिन पारा माइनस में है। आज इतनी ज्यादा बर्फ तो नहीं है, लेकिन ठंड ज्यादा है। खेतों में तो भाई साहब सफेद हो रहा है पूरा। अलाव तो जलाना ही पड़ता, हाथ में कपकपी हो रही है एकदम। और बर्फ तो एकदम तारों पे बर्फ ही जम जाती है, जैसे गिलास में, मटके में, पानी में। फतेहपुर की तरह राजस्थान के दूसरे इलाके में भी तापमान माइनस में जा पहुंचा। सीकर और चुरू में पारा -0.5 डिग्री पहुंच गया, जबकि रविवार को सीकर का तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जबकि चुरू में -2.6 डिग्री सेल्सियस था। चुरू के किसानों का कहना है कि रात में खेत में पानी दिया गया था, लेकिन सुबह उठा तो बर्फ की चादर मिली, बर्तन का पानी भी जम गया। बेरहम ठंड ऐसी कि धूप में भी राहत नहीं मिल रही। यहाँ के लोगों का कहना है कि कड़ाके की सर्दी तो 4 दशक में पहली बार दिसंबर में ऐसी देखी है। बहुत ज्यादा सर्दी है सर। इधर मेरा खेत में सरसों बो रखी है मैंने, और वहाँ पे सुबह सुबह जब आज पाइप डालने के लिए तो पाइप में बहुत ठंडी हो रही है, और पाइप में बर्फ जैसी हालत हो रखी है। हाथ बहुत कंप आ रहे हैं, और पारा शून्य जैसा बिंदु के जैसा हो रहा है। और आने जाने वालों को, राहगीरों को मैं देख रहा हूँ सब सुबह से टोपा, स्वेटर वगैरह लगा के रखे हैं। बहुत ज्यादा सर्दी और सुबह से लकड़ी जला रखी है। बहुत ज्यादा सर्दी है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। ये मान लो सुबह 4 बजे से इधर बैठा हूँ लकड़ी जला करके। बहुत ज्यादा सर्दी। अब ऐसी ठंडी हवाएं शरीर को जब भेजती हैं तो दिमाग सन्न हो जाता है। राजस्थान के उत्तरी भाग के कई जिले शामिल हैं, इसमें चुरू, सीकर और झुंझुनू जिले शामिल हैं। अगर आज के तापमान की बात की जाए तो जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया उसके मुताबिक 4 जिलों में तापमान 0 डिग्री के नीचे पहुंच चुका था। चुरू में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फतेहपुर में तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फतेहपुर में कल की तारीख में टेम्परेचर -4.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक 21 और 22 तारीख को भी प्रदेश में कई जगहों में शीतलहर या अति शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है, पर उसकी जो तीव्रता या सिवियरिटी है वो कुछ कम हो सकती है। चंबल के किनारे बसे धौलपुर में भी ठंड और पाले ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी।
रबी फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। पथरीले इलाके में शीतलहर से किसान परेशान। ये सर्द हवाएं चल रही हैं, इसके साथ कोहरा पड़ रहा है। इससे क्या है, किसानों के लिए आलू में और इनमें तो जो है नुकसान है, लेकिन जो गेहूं की फसल है, जौ है, चना है, इनके लिए बहुत फायदेमंद है। सरसों में भी नुकसान है इस कोहरे से। आलू की फसल, किसान बड़े चिंतित हैं कि ये आलू की फसल पे ये कोहरा पड़ रहा है, इससे थोड़ा आलू नहीं बैठ पाएगा। और किसानों के लिए ये दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। आलू की में, सरसों की में और ये सब्जी में नुकसान ज़्यादा है। तो आलू 3 दिन आते बराबर चल रहे हो। राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में भी हालत खराब है। मैदान में घास पर ओस जम गई है। बर्तन में ठंड से पानी जम रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान रविवार सुबह -1 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों में मौसम ने चाल बदली तो असर राजस्थान में देखा और आने वाले दिनों में बर्फीली हवा और चुभने वाली है। खासकर चुरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू और सीकर में कुदरत की चाल बदलने वाली है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी, धौलपुर से उमेश मिश्रा, सीकर से सुशील कुमार जोशी, जयपुर से देव अंकुर वधावन के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी आज इस सीजन की सबसे तेज सर्दी रही। पारा 3 डिग्री के पास रहा। वहीं दिल्ली से सटे राज्यों का हाल बेहाल है। सूरज दुबक गया है, लोग सहर रहे हैं। कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली कांप रही है, हरियाणा ठिठुर रहा है, यूपी में सिहरन बढ़ गई है, एमपी में लोग थरथरा रहे हैं। ठंड का मिजाज इतनी तेजी से बदला है कि उत्तर भारत से लेकर देश का दिल भी घबरा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक बदल गई रातें? दिन में खिली धूप के बावजूद चुभने लगी हवाएं। आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए उन कंपन को, सिहरन को, हाड़ कंपाने वाली ठंड से परेशान लोगों की तकलीफों को। बहुत दिक्कत हो रही है और न कहीं लकड़ी जल रही न कुछ। ये दिक्कतें तो है ही नहीं, आप खुद देख रहे हो कितनी ठंडी, कितने आदमी पैसे देख लो, कहीं जलाई दिखता है कहीं। पिछले 3 दिनों से जो ठंड का कहर है वो काफी एकदम से बढ़ गए हैं। इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई है, उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एकदम से कड़ाके की ठंड हो गया और जिसकी वजह से खेतों में पाला जमा है। जैसे तूड़ी या पराली के ऊपर तो बर्फ जमी हुई है, लेकिन खेत में जो रेत है, रेत पर भी आज जो है काफी बर्फ जमी हुई है। इससे फसलों को नुकसान है ज्यादा पाला पड़ने से। दिल्ली की सर्दी अपने नए रंग में है, नए साल पर पूरे तेवर दिखाने को बेताब है। ऐसे में लोग तो कहेंगे कि ठंड का मौसम है तो इसमें नया क्या है? तो ठहरिए, नया है तभी तो इसकी चर्चा है। चर्चा ये है कि दिल्ली में नए हफ्ते का आगाज कंपकपाने से हुआ। पारा लुढ़क कर 3.2 डिग्री तक जा पहुंचा, जो दिल्ली में इस सीजन का सबसे कम पारा है। और इतना ही नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों में ही पारा और तेजी से नीचे गिरेगा। येलो अलर्ट जारी करके दिल्ली वासियों को सावधानी बरतने की चेतावनी मेट डिपार्टमेंट ने दे दी है। ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में तापमान और भी नीचे गिरेगा और लोगों को सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ बारिश होने की भी संभावना दिल्ली में बताई जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में आ गया है। आज सुबह 8 बजे सफर के वेबसाइट के हिसाब से दिल्ली में AQI लेवल यानी कि PM 2.5 लेवल लगभग 220 के आसपास था।
दिल्ली से सटे हरियाणा में भी पारा ने गोता लगा दिया है। कहीं लोग अलाव जलाकर सर्दी के सितम को कम कर रहे हैं तो कहीं गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। तो पिछले दिनों में कुछ ठंड बढ़ रही है, वो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके अंदर जो बिल्कुल ठंडी लहर है उसकी वजह शायद पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है वो भी। इन दिनों सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि भी सिरसा के अंदर पिछले 2-3 दिनों से जो तापमान है वो सबसे न्यूनतम पाया गया है। ठंड में अलाव कानपुर के लोगों ने भी जला रखी है। शीतलहर के बीच सड़क किनारे ही आग ताप रहे हैं लोग। दिन में धुंध का बसेरा है। मफलर, टोपी, जैकेट, चादर, कंबल ओढ़े लोग डटे हुए हैं। चाय के ठेले पर अड्डा जमाए हुए हैं। काफी भैया, बहुत है। कुछ नहीं, जैसे मैंने जो भैया कर रहे हैं क्या करा जाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। बिल्कुल है, दिक्कतें तो है ही नहीं। आप खुद देख रहे हो कितनी ठंडी, कितने आदमी पैसे देख लो, कहीं जलाई देखता है कहीं। एमपी में भी सर्दी का सितम है। सीहोर में फसलों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। पारा 1.9 डिग्री पर मंडराने लगा, जो साल का सबसे कम पारा है। खेतों में हरियाली दूर दूर तक है, लेकिन ओस की चादर में ढकी हुई। शीतलहर का असर टीकमगढ़ पर भी पड़ रहा है। टीकमगढ़ में जहां रविवार को न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री था, वहीं आज 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम की भूल भुलैया ऐसी है कि दिन और रात के तापमान में काफी अंतर है, जिसका असर फसलों से लेकर इंसान की सेहत पर ज्यादा पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है। कोहरे के साथ साथ पाला भी गिर रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। ये जो है 21 नाइट से इम्प्रूव है सिग्निफिकेंटली, जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी 21 नाइट ऑनवर्ड कोल्ड वेव नहीं रहेगा, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये हो गया हमारा पश्चिम भारत का जो वार्निंग। सो हम लोग जो है 20 नाइट ऑनवर्ड या 22 से कोल्ड वेव, सीवियर कोल्ड वेव वार्निंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कल नाइट से थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, 22 से एकदम से चला जाएगा। मौसम के इसी तेवर को देखते हुए मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। जैसे जैसे पहाड़ों में बर्फबारी तेज होगी और पश्चिमी विक्षोभ अपना रंग दिखाएगा, वैसे वैसे मैदानी इलाकों में ठंड और सताएगी। दिल्ली में अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। राजस्थान और मैदानी इलाकों के जमने का कारण पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है, जिससे वहां हिमाचल से उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान माइनस में चला गया। केदारनाथ धाम में भी कुछ ऐसा ही मौसम है, बावजूद इसके वहां पर पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट समुद्र से 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह केदारनाथ है, जहां मंदिर के चारों तरफ खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। केदारनाथ में तापमान -15 डिग्री के नीचे चला जाता है, जिसके आगाज की खबर आपको मंदिर की छत पर बिछी ये सफेद बर्फ देगी। वहीं इसके चारों तरफ आपको सफेद बर्फ यहाँ के कठोर मौसम की गवाही देती दिखेगी। इतने मुश्किल हालात में भी यहाँ पर मजदूर पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम पूरा करने में जुटे हैं। तापमान माइनस के नीचे जाने के बावजूद 250 से 300 मजदूर अलग अलग प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं।